हम लोगों ने बहुपद चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो जिन लोगों ने भी बहुपद चैप्टर को नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। तो हमने बहुपद चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो क्लियर कर दिया था। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करा दिया है। तो बहुपद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है टोटल। तो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब नेक्स्ट चैप्टर पर आप फोकस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर, इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और इस चैप्टर का आखिर नाम क्यों है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप इसको देखो और ऑब्जर्व करो, 2x + 5x + 4। आप इसको देख करके बताओ कि इसमें टोटल कितने चर हैं। आप लोग देखोगे तो ऑब्जर्व करके बताओगे कि एक यहाँ चर है और एक यहाँ चर है। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, इसमें कितने टाइप के चर हैं, कितने प्रकार के चर हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के चर हैं, एक प्रकार के चर, क्योंकि दोनों क्या x है, ये भी x है और ये भी x है। क्या हुआ, ये एक चर वाला बहुपद हुआ। ठीक है, यानी एक चर वाले इसको बोल सकते हैं बहुपद। अब दूसरा देखो, आप इसको देखो, 2x + 5y = 10। अब देख करके बताओ अब इसमें कितने प्रकार के चर हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा कि इसमें अब दो प्रकार के चर हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y है ना। एक और एग्जांपल देखो, आप इसमें बताओ इसमें कितने प्रकार के चर हैं। इसको देखो आप ध्यान से, इसमें कितने प्रकार के चर हैं। तो इसमें तीन चर हैं। कैसे, एक x है और एक y है और एक क्या है, z है ना। तो ये तीन चर वाले बहुपद हुए, ये दो चर वाले बहुपद और ये एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पता होगा रैखिक का मतलब क्या होता है, जब चर का घात एक होता है। ऐसा बहुपद जिसके चर के घात एक होते हैं उनको रैखिक बोला जाता है। इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें दो चर हैं, है ना, एक x है और दूसरा क्या है, y। दो चर है और इस दोनों चर के घात में कितना है, एक है। इसके भी घात में एक और इसके भी घात में क्या है, एक है। पहला बात तो इसमें दो चर है। ठीक, दो चर और दोनों का घात एक है, मतलब ये क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग इस चैप्टर में इस टाइप के समीकरण को पढ़ने वाले हैं, इसी टाइप के समीकरण को डील करने वाले हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में इसी टाइप के समीकरण को पढ़ने वाले हैं जिसमें दो चर होंगे और दोनों के घात में एक होंगे, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी बता देता हूँ या बेसिक नाम बता देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आलेखीय विधि, ठीक है, जिसको ग्राफीय विधि भी बोला जाता है। आलेखीय या ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, या उससे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन भी पढ़ा सकता हूँ। विलोपन प्रतिस्थापन जो पढ़ो, कोशिश करूँगा मैं पहले आपको प्रतिस्थापन पढ़ा दूँ उसके बाद विलोपन पढ़ा दूँगा। ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये चार मेथड पढ़ने वाले हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के आपके चैप्टर में मुख्यतः चार मेथड हैं। एक आलेखीय हो गया, एक प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आलेखीय विधि, फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन एंड लास्ट में वज्रगुणन पढ़ेंगे और कुछ भाषा वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विधि जो हमारा है आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और ये पता है आपको, ये 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये 100% है, आएगा ही आएगा। ठीक है, ग्राफीय वाला विधि जो होता है हर साल पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आलेखीय विधि का क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो अब देखते हैं ग्राफीय विधि का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, आपको दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। ठीक है, आपको इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल करें। तो आपको हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है। मैं आगे और भी विधियां बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ग्राफीय विधि से आपको हल करने के लिए बोला जाए तो आपको कैसे डील करना है इसे क्वेश्चन को।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोनों में से पहले वाले को, पहले समीकरण को ऐसे एज्यूम कर लेना है समीकरण 1 और दूसरे को एज्यूम कर लेना है समीकरण 2, ठीक है। एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 12, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि किसी एक चर को, या तो x को या तो y को इस साइड अकेले रहने देना है, बाकी सब अंक को उधर भेज देना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे x को इधर रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। आप चाहो तो y को इधर रख के बाकी सारे अंक को उधर भेज सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो 2x 3y प्लस में है, उस साइड जाएगा बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y, ठीक है। और 2 इधर क्या है, गुना में, 2 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3y / 2, ऐसा हो जाएगा। आपको इस प्रकार से अरेंज कर लेना है समीकरण को, ठीक है। x इधर अकेला रह गया, बाकी जितने भी अंक थे सबको उधर भेज दिया। अब आपको क्या करना है, नीचे एक डब्बा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है x ऊपर में, नीचे लिखना है y और बीच में इसे एक रेखा खींच देना है, ठीक है। इसको खंड बना लेना है। आपको उसके बाद 3 खंड बना लेना है। आप चाहो तो 2 भी बनाओ फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से आप हल करना चाहते हो, इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो 3 बहुत बेटर रहता है, ठीक है। आप 3 बना सकते हो या 2 में भी काम चल जाता है, 3 ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 खंड बना लिए। अब आपको क्या करना है, आप देखो ध्यान से, बराबर के उस साइड क्या है, वह है, हम लोगों ने किस चर को उस साइड भेजा, जिस भी चर को उस साइड भेजा है उसमें हमको मान पुट करना है, यानी मान इसमें रखना है और x का मान आएगा, क्योंकि x इसके बराबर है। x किसके बराबर है, 12 - 3y / 2 के बराबर है x। इसलिए जितना हम y में मान रखेंगे, हल करने पे जितना भी मान आएगा वो किसका मान होगा, x का मान होगा। तो हम बारी बारी से y के जगह मान रखते हैं और देखते हैं x का मान कितना आता है, उसको इस डब्बे में नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे y के जगह 0 रख करके। आप कुछ भी डिजिट रख सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी अंक रख सकते हो। तो मैं अगर बेसिक से बात करूँ तो आप ऐसा रखोगे 0 1 2 3, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बनाने में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप अच्छे से बना सकते हो अगर 0 से स्टार्ट करते हो तो, ठीक। तो मैं भी यहाँ से फिलहाल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि y के जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रख करके x का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले y के जगह 0 रखते हैं। अगर हम y के जगह 0 रखते हैं तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3। y के जगह हम लोगों ने क्या रखा, 0 रखा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 0 बटा में क्या है 2, तो 12 - 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 बटा 2। 12 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बटा 2, और ये कट के कितना आ जाएगा 6। इसलिए अगर हम y के जगह 0 रखते हैं, ठीक, y के जगह 0 रखते हैं तो x का मान हमारा कितना आ रहा है 6, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब y के जगह 1 रख करके देखते हैं, 1 हमारा निकल चुका है। इस प्रकार से हमको टोटल 3 डब्बा निकालना है, ठीक है। तो अब y की जगह 1 रख करके देखते हैं। आप ध्यान से सोचो, अगर हम 1 रखते हैं y की जगह तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। क्या 9 में 2 से भाग लगेगा, प्रॉपर नहीं लगेगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए वो चीज़ हम नहीं कर सकते। दशमलव में भी आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, इसलिए कोशिश करना कि पूर्णांक में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बना दशमलव में भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कोशिश करेंगे पूर्णांक में लाने का। तो 1 रखते हैं अगर यहाँ पे तो कट के पूर्णांक में नहीं आता है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं y के जगह, अगर y के जगह 2 रखते हैं तो सोचो ध्यान से, अगर 2 रखते हैं तो 3 गुना 2 कितने हो जाएंगे 6, और 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 6 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। जिनको समझ नहीं आया फिर से बता देता हूँ, 12 - 3 है तो 3, y की जगह कितना रखा 2 रखा, बटा में कितना है 2, तो 12 - 3 2 कितना हो जाएगा 6 बटा 2, 12 में 6 जाएगा तो 6 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसलिए अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 3। उसी प्रकार सोचो अगर y की जगह हम लोग 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। क्या 3 में प्रॉपर 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए नहीं रख सकते इसमें 3। और हम लोग 4 रखते हैं यहाँ पे y की जगह पे तो क्या हो जाएगा 3 चौका
12। तो 12 में से 12 घटेंगे तो कितने बचेंगे 0, और 0 में 2 से भाग लगता है, हाँ लगता है। 0 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। इसलिए अगर हम y के जगह 4 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 0 होता है। जिनको समझ नहीं आया फिर से आप यहाँ पे देख लो, 12 माइनस 3 गुना y के जगह अगर हम लोग 4 रखते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, 12 माइनस 3, 3 चौका 12 बटा 2 कितने हो जाएंगे 0 बटा 2 बराबर 0 वापस से, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग y के जगह 4 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 0। आपको इसी प्रकार से समीकरण 2 का भी बनाना है डब्बा, ठीक है। आपको इस प्रकार से एक डब्बा क्रिएट कर लेना जिसमें 3 खंड होंगे। आपको y में मान रखना है और x में x का इनपुट आते जाएगा, मान रखते रखते x का मान निकलते जाएगा, ठीक है। y में आप मान रखोगे और x का मान निकलेगा। अगर आप यहाँ पे y को इधर रखते और x को ही उधर भेज देते तब आपको x में मान रखना होता और y का मान निकलता, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सिचुएशन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं समीकरण 2 में किस प्रकार से निकलेगा डब्बा, ठीक है। समीकरण 1 का हम लोगों ने डब्बा निकाल लिया, अब समीकरण 2 का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस, अच्छा यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये समीकरण 2 हमारा नहीं है, तो समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस 2y बराबर 8, ठीक है। ये उस समय इनकरेक्ट लिखा गया था, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा ये है 4x माइनस 2y बराबर 8। इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 से 4x माइनस 2y बराबर 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2y किस चीज़ में प्लस में, x को हमको इस साइड रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 8 है, 2y माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y, और 4 इधर किस चीज़ में गुना में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो 8 प्लस 2y बटा 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे इस प्रकार से कर लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इधर किया था। अब क्या करना है, जैसे समीकरण 1 को हल करते वक्त डब्बा बनाया था, इधर भी एक डब्बा बना लेंगे, ठीक है। तो डब्बा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ y, बीच में से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे 3 खंड बना लेंगे, ठीक है। अब 2 भी करते हो तो भी काम चल सकता है, लेकिन 3 और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब फिर से मान बिठाते हैं, कैसे मान बिठाते हैं, पहले 0 1 2 3 इस प्रकार से अरेंजिंग ऑर्डर में रखते हैं ताकि आपको ईजिली सॉल्व करने में आसानी हो, सॉल्व करने में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा ग्राफ में दिक्कत ना हो, इसलिए आप इधर से रखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे y की जगह अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, ध्यान से देखो। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 8 कितना होगा 8 ही होगा, और 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 2 गुना y की जगह 0 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 गुना 0, तो 0 ही ना होगा, बटा 4, 8 0 कितना होगा 8 ही होगा। 8 बटा 4 का आंसर कितना आएगा, कट के 2 आएगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब सोचो अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो क्या होगा 2 गुना 1 2 होगा, 2 8 10, क्या 10 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है प्रॉपर, तो यहाँ पे हम लोग 1 नहीं रख सकते, ठीक है। अब 2 रखते हैं, यहाँ पे y की जगह अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 में जब 4 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा 3 बार में। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, y की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 8 12, और 12 में 4 से भाग देने पे कितना आएगा 3, ठीक है। 2 रखा, अब अगला स्टेप 0 रखे तो हो गया, 1 रखे नहीं काम चला, 2 रखे हो गया, अब 3 रख के ट्राई करते हैं क्या होता है। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 8 कितना होगा 14, क्या 14 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, 3 फ्लॉप हो गया, ठीक। अब 4 रख के देखते हैं, और हम यहाँ पे 4 रखते हैं y की जगह, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, 8 8 कितना होगा 16, और 16 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम y की जगह अगर हम 4 रखते हैं तब x का भी मान कितना आता है 4 ही आता है, ठीक है। जिनको समझने में दिक्कत हो रहा है फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे y की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 गुना y के जगह पे नहीं कुछ तो बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 4 बटा 4, तो 8 प्लस 2 चौका 8 बटा 4, 8 8 16 बटा 4 के कट कर कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए इस प्रकार की डब्बा बना। तो हम लोगों ने डब्बा 2 क्रिएट कर लिया, और इसी डब्बे से, ठीक है, इसी दोनों डब्बे की मदद से आपको
ग्राफ बनाना है। ग्राफीय विधि से जब भी आप हल करोगे टोटल 5 मार्क्स के आते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले आपको ये 2 डब्बा क्रिएट करना पड़ेगा। ये 2 डब्बा आपको अगर बन जाता है, आप अच्छे से ये दोनों डब्बा को बना लेते हो, तब जा करके आप ग्राफीय विधि से अच्छे से हल कर पाओगे। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इन दोनों डब्बों की मदद से